हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्रिटिकल रीजनिंग के सेकंड लेक्चर को लेकर आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अजम्पशन पर डिटेल में डिस्कशन करा था। तो आज टर्न हो चुका है हमारा आर्गुमेंट्स के ऊपर बात करने का। मैं उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट भी हम लोगों ने प्रॉपर बना दी है क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से। आप वहां पर जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं और आने वाले वीडियो भी आपको वहां पर सारे मिल जाएंगे। चलिए इस पर्टिकुलर सेशन की स्टार्ट करते हैं। आर्गुमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नजर मार लेते हैं कि क्या क्या चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला, मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एग्जैक्ट मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलग अलग चीजें बातें हैं। ये आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट नहीं है जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जनरली बहस कर रहे होते हैं जिसका कोई हाथ पांव नहीं होता, लेकिन हमें एग्जाम में आर्गुमेंट जिसका एक्चुअल मीनिंग तर्क होता है उस पर बात करनी है। फिर आएगा कि आर्गुमेंट को चेक कैसे किया जाए, भाई तर्क को कैसे आंके। देन जरूरी की पॉइंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में इंक्लूड करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन पर सब बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्गुमेंट होता क्या है। अगर बुक डेफिनेशन की तरफ चलें, आर्गुमेंट टिपिकली रेफर्स to a verbal or written exchange of ideas or viewpoints between individuals or parties. It involves presenting reasons, evidence and logical reasoning. ये तीन शब्द आपके लिए बहुत जरूरी हैं। व्यक्तियों या पार्टियों के बीच विचारों या दृष्टिकोणों के मौखिक या लिखित आदान प्रदान को संदर्भित करता है। इसमें किसी विशेष परिप्रेक्ष्य या दावे का समर्थन करने के लिए जरूरी बात अब आती है कारण, साक्ष्य और तार्किक तर्क प्रस्तुत करना शामिल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसा कि मैं कह रहा था, आप अपने दोस्तों के साथ जो बात करते हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी आप आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ चलना होगा। और कोई आर्गुमेंट में सबसे जरूरी बातें आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी रीजंस, एविडेंस, लॉजिकल रीजनिंग, या हिंदी में कहें तो कारण, साक्ष्य और तार्किक तर्क का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस आर्गुमेंट को वीक आर्गुमेंट में कंसिडर करेंगे। इस पे हम लोग और बात करते हैं। देखिए आर्गुमेंट को जज कैसे करें। आर्गुमेंट, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे जनरली दो आर्गुमेंट आते हैं। उनको जज करने का जो तरीका है, पहली बात आपको ये क्लियर करनी है कि आर्गुमेंट्स आर नॉट करेक्ट और रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग और वीक। बेटा आर्गुमेंट जो होते हैं उनके सही गलत का फैसला हम लोग नहीं रह रहे होते, हम केवल ये जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो बात कही उसके पीछे जो साक्ष्य, एविडेंस वो रख रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठाता हूँ। एक स्टूडेंट क्लास में आया और वो थोड़ा सा लेट हो गया। लेट होने पर टीचर ने उससे पूछा कि भाई लेट क्यों हुए। लेट होने का उसने पहला रीजन दिया, एक स्टूडेंट ने रीजन दिया, ऐसा समझते हैं इसको कि किसी कारणवश मैं लेट हो गया। जबकि दूसरा बच्चा बोलता है कि सर रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो बेटा सम रीजन हमारा वीक आर्गुमेंट कहलाएगा, क्योंकि सम रीजन का फिर से मतलब होगा आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, कोई ठोस बात नहीं कर रहे। लेकिन ये बच्चा जब ये कहता है कि ट्रैफिक ज्यादा था, ट्रैफिक लगा हुआ था, इस वजह से मैं लेट हो गया, ये हमें स्पेसिफिक कारण बताता है। इस वजह से ये आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में जाएगा, जबकि किसी कारण से लेट हो गया ये हमारा वीक आर्गुमेंट में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप अपने आर्गुमेंट के पीछे कोई सॉलिड एविडेंस रखते हैं तो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वरना वो आर्गुमेंट वीक हो जाता है। एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं मैं। आर्गुमेंट जनरली स्टार्ट्स विद यस और नो। केवल यस या नो कह देना पर्याप्त नहीं है। आर्गुमेंट को कंसिडर करा जाता है स्ट्रॉन्ग यदि उसके पीछे
कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। आंसर आपका हमेशा हाँ या ना से स्टार्ट होगा। एक गलती और यहाँ पर जो होती है, हम दोनों की दोनों आर्गुमेंट्स को साथ में कंसिडर करते हैं। देखिए, हर आर्गुमेंट, मान लीजिए 2 आर्गुमेंट आपको मिले हैं, तो पहला आर्गुमेंट अपने आप में स्ट्रांग या वीक हो सकता है और दूसरा आर्गुमेंट भी अपने आप में स्ट्रांग या वीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर पहला स्ट्रांग है तो दूसरा वीक होगा, या दूसरा वीक है तो पहला स्ट्रांग होगा। आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दोनों की दोनों आर्गुमेंट्स को इंडिविजुअली जज करना है। अब एक एग्जांपल से हम अपनी बात और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक बाइक जा रही है, एक बहुत अच्छी बाइक है। 4 दोस्त चाय की दुकान पर बैठकर उस बाइक को देख रहे थे। बाइक उनके सामने से निकली है। चारों के मुंह से निकला, या ये कह लीजिए 3 के मुंह से निकला, वाओ क्या शानदार बाइक है। एक लड़का जो बैठा था वो इस बात का समर्थन नहीं करता। तो सीधी सी बात है, बाकी 3 उसको बोलेंगे यार तू पागल है, तेरे को क्यों लगा कि बाइक अच्छी नहीं, इतनी शानदार बाइक है। ये लड़का कहता है, चौथा लड़का, कि बाइक अच्छी नहीं है। अब जैसे ही इसका ये कहना हुआ और दूसरे दोस्तों का या तो उसको कूटना चालू करना हुआ, या इसके ऊपर किसी प्रकार का कह लीजिए इनके ऊपर कमेंटिंग चालू हुई, लेकिन तत्काल ये लड़का अपनी बात आगे बढ़ाता है, बाइक अच्छी नहीं है, मेरे कजिन के पास भी सेम बाइक है। अब देखिए, जैसे ही इसने एविडेंस रखना चालू करा कि मेरे कजिन के पास सेम बाइक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में इसकी बात सुनने की इच्छा जागेगी। ये बात अपनी आगे बढ़ाता है। कंपनी कहती है कि हमारी बाइक का माइलेज 50 है, जबकि मेरा जो कजिन है उसकी बाइक का माइलेज मात्र 30 आ रहा है। अब जैसे ही इसने ये बात बोली, तो बाकी 3 दोस्तों के मन में जो ये बात थी कि बाइक बहुत अच्छी है, कहीं न कहीं इसने उसको काउंटर कर दिया। दूसरी बात वापस बोलता है कि कंपनी कहती है हमारी बाइक की जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल ही मेरा कजिन बाइक को पार्किंग लॉट से नीचे उतार रहा था, तो हल्की सी टच हुई और उसकी की पूरी पेट्रोल की टंकी बैठ गई। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये जो बाइक है, ये अच्छी बाइक नहीं है। अब ये दोनों एविडेंस सुनने के बाद उन 3 दोस्तों को, या आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो आपको भी ये पक्का लगेगा कि हाँ, इसकी बात में दम है, ये जो कह रहा है ये सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करनी पड़ेगी कि चौथा लड़का जो कह रहा है वो बात सत्य है या नहीं, ये हम लोग यहाँ पर चेक नहीं करते। हम उसके आर्गुमेंट को चेक करते हैं, और क्योंकि उसने जो पीछे एविडेंस रखा है वो बहुत कंक्रीट है, बहुत सॉलिड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि उसके आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्गुमेंट को हमेशा स्ट्रॉन्ग या वीक जज करना है। चलिए हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। पहले बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स पर। ये की पॉइंट्स वही सारे की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अजम्पशन वाले लेक्चर में दिए थे या वहां पे डिस्कस करे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, एक बार जाकर उस लेक्चर को पूरा देख लीजिए ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको वहां क्लियर हो जाए। मैं आज के वीडियो में वापस डिस्कस करके आपका और अपने जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन बिटवीन ये लगातार हमें मिलेंगे, वहां पर जो भी ऐसी बात आएगी उनको मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन जो मिलते हैं वो कुछ ऐसे: ओनली आर्ग्यूमेंट 1, ओनली आर्ग्यूमेंट 2, नाइदर 1 नॉर 2, बोथ 1 एंड 2। भाई केवल एक, केवल दो, दोनों नहीं और दोनों, ठोस, ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकलने वाले हैं। कथन है, स्टेटमेंट है, गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि आर्गुमेंट यस या नो से स्टार्ट होते हैं। देखिएगा, पहला आर्गुमेंट है हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि जो इसने हाँ कहा उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिकल बात उसने इसमें कही है। दूसरा कहता है नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर बनेगा केवल एक। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। इंग्लिश में भी अगर इसको रीड करें,
शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कंप्लीटली बैंड? वही दोनों बातें करी गई हैं, तो आंसर हमारा फर्स्ट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बाइलिंगुअल साथ में पढ़ेंगे अब की बार। क्या भारत में भविष्य में माता-पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले 1 के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? भाई बात तो सही कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास इतनी नहीं है, पॉपुलेशन हम लोग बहुत सारी लेके बैठे हैं, तो सब पॉपुलेशन के लिए इतने कम रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव करना या एक अच्छा लाइफस्टाइल उनको देना पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी है, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंग्लिश में कहता है, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया in future be forced to opt for only one child as against two or many at present? तर्क है हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। और 5 की पॉइंट जो मैंने आपको अभी दिखाए और कल जिनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, वहां पे मैंने बताया था कि अगर एकमात्र वर्ड आ जाता है तो फिर वो आर्गुमेंट सही नहीं होगा, ये गलत। दिस इज द ओनली वे, देखिए ओनली लिखा हुआ है इंग्लिश में, कैंसिल। आगे कहता है नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश, नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट एडोप्टेड बाय एनी अदर कंट्री। मैंने आपको ये भी की पॉइंट बताया था कि आप इंडिया का कंपैरिजन किसी अदर कंट्री के साथ नहीं कर सकते, कोई अन्य क्या कर रहा है उसके बेसिस पे आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इसलिए दोनों ही जाएंगे हमारे वीक की कैटेगरी में। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2। अगला प्रश्न, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? शुड all the slums in big cities be demolished and the people living in such slums to be relocated outside the city limits? आर्गुमेंट क्या कहता है? नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, उसने जो नहीं कहा उसके पीछे बहुत कॉन्क्रीट बात कही है, सही है। ऑल दिस पीपल विल लूज देयर होम and livelihood and hence they should not be relocated, perfectly fine। हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियां चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, काट दो भाई काट दो, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। तो ये तो बहुत गलत बात होगी। आज आप इनको रिलोकेट कर दो, मान लीजिए शहर से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर आपने इनको बसा दिया। अब अगर डेवलपमेंट के लिए आपको कल फिर जगह एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो क्या इनको उस जगह से भी हटाएंगे? इसलिए ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। आंसर बनेगा केवल 1, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशाखित कर दिया जाना चाहिए? Should the funding for National Space Research Program be diverted to addressing the needs of the poor? Okay, पहला कहता है हाँ, अंतरिक्ष अनुसंधान का बजट अन्य देशों के बजट से कम होता है, इसलिए वह उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और उसे गरीबों के फायदे वाली योजनाओं के बेहतर काम पर लगाया जा सकता है। पूरी तरह से गलत है, अन्य देशों के साथ कंपैरिजन हमें नहीं करना। और जहां तक इंडिया की बात है, हम सलाम करते हैं इसरो को जो इतने कम बजट में हॉलीवुड मूवीज जो बनती हैं उनसे भी कम बजट में हमारे अंतरिक्ष यान, हमारे सैटेलाइट्स ग्रहों पर पहुंच जाते हैं। मंगल पे हमने बहुत सस्ता सैटेलाइट सेंड करा और अभी जो चंद्रमा पर भी हमारा चंद्रयान गया है वो भी हम लोगों ने बहुत कम बजट में भेजा है। इसलिए किसी अदर कंट्री के साथ अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो ये आर्गुमेंट हमारा वीक आर्गुमेंट कहलाएगा। इस बेसिस पे आप आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। दूसरा देखते हैं, नहीं, संचार उपग्रह टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं देने में मदद करते हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतरीन पेशेवर सलाह मिल सकती है। परफेक्टली फाइन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रिमोट एरियाज हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, अगर आपके सैटेलाइट्स प्रॉपर होंगे तो जो शहर के डॉक्टर हैं वो शहरों में बैठकर रिमोटली उन लोगों को ट्रीट कर पाएंगे, है ना, उन लोगों को सलाह दे पाएंगे। इस वजह से ये आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। आंसर बनेगा ओनली बी।
मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में सभी कॉलेजों में पढ़ाई का केवल एक ही माध्यम होना चाहिए? शुड देयर बी ओनली वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया? हाँ, बहुत से देशों में देखिए फिर से कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहा है, इसलिए ये आर्गुमेंट हमारा वीक आर्गुमेंट कहलाएगा। नहीं, भारत जैसे बहुभाषी देश में यह व्यवहार्य नहीं है। नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया। एकदम सही भाई, हम भारत की अगर बात करें तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर एक भाषा जानता हो। साउथ इंडियंस हिंदी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, है ना? तो अगर ऐसे में आप कंपल्सरीली इंग्लिश या हिंदी में अगर कॉलेज की एजुकेशन को रख देंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी कुछ साल 2 साल पहले ही आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के पेपर पोस्टपोन किए गए। कारण कारण ये था कि जब आप आरआरबी का पेपर ले रहे हैं, मतलब आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए बच्चे से अप्लाई करवा रहे हैं, तो आप लोकल लैंग्वेज में, अच्छा लोकल लैंग्वेज का क्लॉज होता है वहां पर ना, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। भाई लोकल लैंग्वेज अगर आपको आनी चाहिए तो क्यों ना उस लोकल लैंग्वेज में भी पेपर अवेलेबल करवाया जाए। जब ऐसा हुआ, काफी विरोध किया गया इस बात का कि भाई लोकल लैंग्वेज में हमें पेपर चाहिए, तो इस वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुए और एक लंबे समय के बाद आईबीपीएस क्लर्क में भी सेम इंसिडेंट हुआ था। एक लंबे समय के बाद एग्जाम करवाया गया और उसका कारण यही था। इस वजह से सेकंड हमारा आर्गुमेंट सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या सरकार को निजी प्रसारकों पर उन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों जिनमें राष्ट्रीय टीम शामिल होकर कवरेज को सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ शेयर करने पर जोर डालना चाहिए? Should the government force private broadcasters to share coverage of international cricket matches involving the national team with the government on national network? Okay, हाँ, जो लोग सैटेलाइट से जुड़े टेलीविजन से नहीं देख पाते हैं, वो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में राष्ट्रीय टीम को खेलते हुए देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे अभी स्टार स्पोर्ट्स पे आता है हमारे मैच, स्टार स्पोर्ट्स के पास जब राइट्स थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ये चैनल मतलब आपका जो टेलीकास्ट है ये कंपल्सरीली दूरदर्शन पे भी आना चाहिए। और अगर आपने स्टार स्पोर्ट्स से मैच देखे हो तो उसके नीचे एक लाइन चलती रहती थी जिसपे लिखा रहता था कि इसी मैच का लाइव टेलीकास्ट आप फ्री टू एयर बेसिस पर दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं। तो पहला आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। नहीं, निजी प्रसारक सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। भाई सरकार के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं है। वीक आर्गुमेंट। ठीक, आंसर बनेगा केवल एक, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या पूंजी दंड, भाई ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन की दिक्कत है, मृत्यु दंड होना चाहिए था, है ना? इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट लिखा होगा। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड। क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? शुड द कैपिटल पनिशमेंट बी abolished altogether in इंडिया? तर्क है हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने पूंजी दंड समाप्त कर दिया है। एक बार फिर से ये आर्गुमेंट हमारा वीक आर्गुमेंट कहलाएगा क्योंकि किसी अदर कंट्री के साथ हम लोग कंपैरिजन नहीं करते। सेकंड है, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें अपराध करने से रोकता है। यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक है, मैंने आपको बताया था कि जब एकमात्र लिखा होता है तब हम काटते हैं। यहाँ पर एकमात्र शब्द नहीं है, एक शब्द है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, नो दिस इज वन वे, ओनली वे नहीं, वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स व्हिच विल रेस्ट्रेन देम फ्रॉम कमिटिंग हाइनस क्राइम। इसलिए ये वाला सही है। आंसर बनेगा बी, ओनली टू। चलिए आज के अगले अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि ये कहता है, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? Should the persons below the age of 18 years be allowed to join armed forces? नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। No, persons below the age of 18 do not attain both physical and mental maturity to shoulder such burden। एकदम सही है।
भाई ये तर्क अपनी जगह पे सही है कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है, उसके अंदर अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आर्मी के लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरियाज़ हैं, उनको सैटिस्फाई कर पाए, ना तो फिज़िकली रेडी है, ना ही मेंटली रेडी है। इस वजह से ये आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। सेकंड देखते हैं, हाँ, यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। ये भी डेफिनेटली सही है, ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। देखिए फिर से अगर आपके मन में ये आया कि पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा वाला वीक है, ऐसा नहीं है। दोनों ही आर्गुमेंट्स अपनी-अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हैं। तो आंसर बनेगा हमारा डी, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। तो भाई आज की क्लास में हमारा डिस्कशन यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आर्गुमेंट्स को कैसे जज करना है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस लेकर रेगुलरली हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।